गरीब भारतीयों का असली घी। कुछ साल पहले तक इस एक लाइन से ना भारत की लगभग हर रसोई की पहचान जुड़ी थी। याद है वो एक पीला सा डब्बा जिसके ऊपर एक खजूर का पेड़ बना होता था? हाँ, वही। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो गया कहाँ? वो वनस्पति घी जो कभी हर घर की शान हुआ करता था, आज हमारे किचन की शेल्फ से, हमारी ग्रोसरी लिस्ट से ऐसे गायब क्यों हो गया? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं, समझते हैं कि कैसे भारतीय रसोई का एक आइकॉन डालडा अर्श से फर्श तक पहुंचा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1930s के दशक के ब्रिटिश भारत से। उस वक्त मार्केट में एक बहुत बड़ी खाली जगह थी, एक जरूरत थी जिसे भरने के लिए डालडा आया था। देखिए, उस जमाने की सच्चाई कुछ ऐसी थी। एक तरफ थे अमीर लोग जिनकी रसोइयों में महंगा देसी घी इस्तेमाल होता था और ये उनके स्टेटस का सिंबल था, और दूसरी तरफ था एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास जिसकी पहुंच से देसी घी आप कह सकते हैं कोसों दूर था। तो अमीरी और गरीबी की इस खाई के बीच में एक सस्ते ऑप्शन की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए नीदरलैंड्स की एक कंपनी थी डाडा, जिसने भारत में वनस्पति घी बेचना शुरू किया। ये असल में हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी था, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन मिलाकर उसे सॉलिड फैट बना दिया जाता है, बिल्कुल घी जैसा दिखने वाला। देसी घी का एक सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला विकल्प। अब यहां से कहानी में एंट्री होती है एक बहुत बड़ी कंपनी लीवर ब्रदर्स की। देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस साधारण से प्रोडक्ट को उठाया और उसे एक आइकॉनिक ब्रांड में बदल दिया। तो हुआ ये कि डच कंपनी भारत में डाडा घी बेच रही थी। लीवर ब्रदर्स ने इसके मैन्युफैक्चरिंग राइट्स खरीद लिए, लेकिन उनकी एक छोटी सी शर्त थी। वो चाहते थे कि उनके नाम का पहला अक्षर यानी एल इस ब्रांड के नाम में जुड़ जाए, और बस डाडा नाम के ठीक बीच में एल को डाला गया और 1937 में जन्म हुआ भारत के सबसे यादगार ब्रांड्स में से एक का डालडा। लेकिन सिर्फ नाम बदलना ही काफी नहीं था, असली खेल तो मार्केटिंग का था। 1939 में एड एजेंसी लिंटास ने जो किया वो उस समय के लिए एक क्रांति थी। उन्होंने भारत का पहला मल्टीमीडिया एड कैंपेन चलाया। सोचिए, सिनेमा घरों में छोटी छोटी फिल्में दिखाई गईं, अखबारों में ऐड दिए गए, लाखों पर्चे बांटे गए। इतना ही नहीं, डालडा से बनने वाली रेसिपीज की कुकबुक्स तक निकाली गईं। और सबसे मजेदार चीज थी डालडा वैन, जो बिल्कुल डालडा के उस गोल्ड टिन के शेप की थी और सबका ध्यान खींच लेती थी। साथ ही जगह जगह लाइव स्टॉल लगाकर लोगों को इसे चखने का भी मौका दिया गया। और इस पूरे जबरदस्त कैंपेन का जो सबसे तगड़ा पंच था वो थी इसकी टैगलाइन, जो माँ अपने बच्चों की केयर करती हैं वो डालडा का इस्तेमाल करती हैं। इस एक लाइन ने ब्रांड को इमोशनली सीधे भारतीय माँ के दिल से जोड़ दिया, जो घर की किचन की असली डिसीजन मेकर थी। और बस यहीं से शुरू हुआ डालडा का सुनहरा दौर, वो दौर जब मार्केट पर सिर्फ और सिर्फ डालडा का राज था। करीब करीब 40 सालों तक डालडा का मार्केट में कोई मुकाबला ही नहीं था। इसकी वजहें भी बिल्कुल साफ थीं। एक तो ये सस्ता था, तो हर क्लास के लोग इसे खरीद सकते थे। दूसरा, लीवर ब्रदर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना मजबूत था कि ये देश के कोने कोने तक पहुंच गया। वो खजूर के पेड़ वाला पीला टिन तो भरोसे की गारंटी बन चुका था। और तो और 1940s और 50s में जब देश में दूध और घी की कमी हुई तो सरकार ने भी इसे खूब बढ़ावा दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चढ़ाई के बाद एक ढलान जरूर आती है। डालडा के पतन की कहानी शुरू हुई शक और राजनीतिक बहसों से। 1950 का दशक आते आते डालडा के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। लोग इसे विलायती घी कहने लगे, असली घी की नकल बताने लगे। बातें होने लगीं कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसमें मिलावट है। ये बहस इतनी बढ़ गई कि पार्लियामेंट तक पहुंच गई। इसे बैन करने की मांग उठी, लेकिन सरकार का स्टैंड क्लियर था। उनका कहना था कि ये एक सस्ता विकल्प है, देश में दूध की कमी है और इसे बैन करने से हजारों नौकरियां चली जाएंगी। इसके बाद तो जैसे डालडा का किला ढहना शुरू हो गया। 80 के दशक में गंगा, रथ और जेमिनी जैसे नए कॉम्पिटिटर्स ने इसकी मोनोपोली खत्म कर दी। फिर 90s के दशक में एक रिसर्च सामने आई, और मजे की बात यह है कि इस रिसर्च को फंड खुद यूनिलीवर ने ही किया था। इस रिसर्च ने साबित कर दिया कि डालडा को बनाने में इस्तेमाल होने वाले ट्रांस फैट्स सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं। और फिर एक अफवाह ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ये अफवाह कि डालडा में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। बस इस एक अफवाह ने करोड़ों शाकाहारी ग्राहकों को हमेशा के लिए इससे दूर कर दिया।
नतीजा 2003 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस लड़खड़ाते हुए ब्रांड को एक अमेरिकी कंपनी बंच को बेच दिया। तो क्या ये डालडा की कहानी का अंत था? जी नहीं। अब देखते हैं कि ये ब्रांड एक नई पीढ़ी के लिए खुद को एक नए अवतार में कैसे पेश कर रहा है। आज का जो डालडा मार्केट में है, उसे बनाने के लिए वो पुरानी हाइड्रोजनेशन वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती। अब इसे एक मॉडर्न तकनीक से बनाया जाता है जिसका नाम है इंट्रास्टेरिफिकेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम्स का इस्तेमाल करके फैट को रीस्ट्रक्चर किया जाता है, जिससे वो खतरनाक ट्रांस फैट नहीं बनते। तो अगर हम पुराने और नए डालडा को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। पुराना डालडा हाइड्रोजनेशन से बनता था और उसमें ट्रांस फैट की भरमार थी। वहीं नया डालडा इंटरस्टेरिफिकेशन से बनता है और इसे ट्रांस फैट फ्री कहकर मार्केट किया जाता है। एक वक्त जो मार्केट का बेताज बादशाह था, आज वही ब्रांड लोगों का भरोसा वापस जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल आज यही है, दशकों के विवादों, सेहत से जुड़ी चिंताओं और एक पीढ़ी के भरोसे के टूटने के बाद क्या भारत की रसोई डालडा पर दोबारा कभी भरोसा कर पाएगी?